दोस्तों, जीवन प्रतीक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, स्वागत करें अपने चिरपरिचित मेहमान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी का, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। नमस्कार मेनका जी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आनंद। गौतम जी, एक बात बताइए कि जहां तक मेरी जानकारी है, आपको 4 भाषाओं में आपका पूरा अधिकार है, पूरा नॉलेज है, और मास्टर है, मतलब आप उन 4 भाषाओं के। तब आप किसी भी भाषा में कुछ भी पढ़ते होंगे तो आपको वही आनंद मिलता होगा जो उस कहानी को, कविता को या नाटक को या किसी भी उपन्यास को लिखने के लिए एक लेखक के मन में जो आया हो। मतलब आप उस भाव को बिल्कुल अच्छे से समझ जाते होंगे। जैसे हम जितनी भाषाओं को जानते हैं, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अप्रोप्रिएट वर्ड दूसरी भाषा में नहीं मिलते हैं। चाहे बांग्ला से हिंदी हो, इंग्लिश से हिंदी हो, या हिंदी से इंग्लिश हो, तो कई बार वो भाव मिस होते हैं। अगर हम 2 भाषाओं को जानते हैं तो कभी हम ओरिजिनल पढ़ते हैं तो उसका कुछ अलग आनंद होता है, और जब उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसमें वो बात नहीं आती, वो आनंद नहीं आता है। कुछ कुछ लोगों ने जो ट्रांसलेशन किए हैं वो इतने अच्छे किए हैं, वो भी मैंने आपके गाइडेंस में ही जाना कि कौन सा अनुवाद बहुत अच्छा है। तो हम चाह रहे हैं कि ये विषय ऐसा है, जो साहित्य में रुचि रखते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा विषय है कि अनुवाद कैसे करें, या अनुवाद करने के लिए क्या क्या हुनर होना चाहिए, क्या ज्ञान होना चाहिए, और क्या टैक्ट होना चाहिए कि वही भाव अनुवाद किए हुए उसमें आए भाव। चाहे हम पोएट्री का कर रहे हो, कहानी का कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, तो सेम भाव आए जो ओरिजिनल भाषा में है। ये विषय बहुत मुश्किल विषय है। संस्कृत में पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, बांग्ला में पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। हिंदुस्तानी भाषा में जब पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे प्रेमचंद की कहानी में जब पढ़ते हैं तो वो हिंदुस्तानी भाषा में लिखी हुई है। उनको मेरे मेरे मेरी मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी भी भाषा पर, लेकिन प्रेमचंद को पढ़ के लगता है कि उनका पूरा अधिकार था हिंदी और उर्दू। और जहाँ तक मैंने इनके बारे में पढ़ा है वो उनको अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन चूंकि उर्दू में ही ज्यादातर काम होते थे उस समय, तो हिंदी और उर्दू दोनों पर ही उनकी बहुत अच्छी, उनकी दखल बहुत अच्छी थी, पकड़। और उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा में लिखा, तो हिंदुस्तानी भाषा में लिखने से उनको आसानी हुई या नहीं मैं तो नहीं समझ में आता, लेकिन एक रीडर्स फ्लो बना। जो पाठक है उसके पास एक बहुत सुंदर प्रवाह बन गया। ये निश्चित रूप से प्रेमचंद की उपलब्धि है कि वो ऐसा कर सके, इस तरह से लिख सके कि जो पाठक है उसके पास एक प्रवाह बना। और वो जो है अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रवाह है, वो रिलेंटलेस है, लगातार। इसके लिए संस्कृत में या हिंदी में एक शब्द है अहरह, मतलब लगातार, विदाउट ब्रेक। ये तो एक बात हुई जो मुझे वो लगता है कि प्रेमचंद मेरे लिए आदर्श के रूप में भाषा में। दूसरी तरफ ये है कि एक फिल्म है टार्कोवस्की की, रशियन लैंग्वेज में है, तो उसका नाम है नॉस्टैल्जिया। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ज्यादातर जो दूसरी भाषा की फिल्में होती है अंग्रेजी के अलावा, उसके इंग्लिश सबटाइटल्स होते हैं। तो उसका जो नायक है वो अपने एक दूसरे मित्र के साथ, हमारे जो नायक है वो अपने महिला मित्र के साथ, वो रूस से इटली आया हुआ है। दोनों अनुवादक हैं। दोनों की बातचीत के दौरान दोनों पहली बार बात करते हैं, होटल में ठहरते हैं जब, तो बोलता है कि कविता का अनुवाद आपको किसका अच्छा लगता है, तो वो लड़की कुछ बताती है। तो लड़का बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है, भाई वो नायक, कविता का तो अनुवाद संभव ही नहीं। और बिल्कुल सही बात है कि भाव का अनुवाद, जो बोलते हैं कि शब्द का अनुवाद भी भाव का अनुवाद है, लेकिन मुझे लगता है कि भाव और शब्द ये दोनों शब्द न बोले तो जो खुशबू है उसका अनुवाद हो सकता है क्या। फूल की खुशबू है, हम फूल की खुशबू के बारे में जिस किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन खुशबू का तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। ऐसे में जब मैं
बंगला का हिंदी में अनुवाद देखता हूँ तो मुझे पसंद नहीं आता है। ये पसंद ना आना उस तरह का नहीं है कि जैसे कई लोग कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, उस पर जो फिल्में बनती हैं और वो कहते हैं कि फिल्म अच्छी नहीं बनी है जितनी की किताब में, जैसी की किताब में। ऐसा प्राय लोग बोलते हैं। तो वहां पर दो स्थिति होती है। एक तो सच बात है कि जो जो प्रभाव बना है कहानी उपन्यास का, वो फिल्म में वैसा नहीं बन पाया। जैसे कि गोदान और गबन जब हम लोग देखते हैं ऋषिकेश मुखर्जी वाली फिल्म में, तो वो नहीं बन पाया है। उसमें ये अलग बात है कि उपन्यास में भी प्रभाव नहीं बन पाया है मेरे एक पाठक के अनुसार। क्योंकि मैं तो एक साहित्य का व्यक्ति नहीं हूं जिसकी बात को कोट किया जाए। मैं एक सामान्य पाठक हूँ जो कह सकते हैं ये फिल्म मुझे पसंद नहीं है, ये फिल्म अच्छी लगी, ये कहानी मुझे अच्छी नहीं लगी, ये कहानी अच्छी लगी, एक सामान्य पाठक जैसे बोलता है। तो मुझे उनके उपन्यास नहीं पसंद आया प्रेमचंद के, क्योंकि वो प्रभाव नहीं बनाया जो शॉर्ट स्टोरीज में बनाया। उन दोनों पर, गबन और गोदान पर जब दो फिल्में बनी है और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे व्यक्ति ने बनाई है, तो भी प्रभाव नहीं बना। दूसरी ओर क्या है कि सत्यजीत रे ने जब प्रेमचंद की सदगति और शतरंज के खिलाड़ी को बनाई है, तो उन्होंने प्रभाव को बढ़ा दिया है और कहानी काफी कुछ बदल गया है। जैसे कि नष्ट नीर एक कहानी है रविन्द्रनाथ ठाकुर की, इसको उन्होंने बनाई है चारुलता। तो अंत बिल्कुल बदल दिया है, कहानी काफी कुछ बदल गया है। लेकिन नष्ट नीर जैसा प्रभाव नहीं आया है चारुलता पे, जिसको उन्होंने अपनी सबसे अच्छी फिल्म मानी है, सत्यजीत रे ने माना है। और पूरे विश्व भर की क्रिटिक ने भी उसको सबसे अच्छी फिल्म कहा है, क्योंकि मेरे अनुसार वो नहीं है, एक साधारण दर्शक के अनुसार। लेकिन शतरंज की खिलाड़ी एक साधारण सी छोटी सी कहानी है। साधारण सी तो नहीं, एक सरल सी छोटी सी कहानी है। उसको उन्होंने एक हाइट दे दिया है इतनी अच्छी कि वो बहुत ऊपर तक गया है, और ये सत्यजीत रे नहीं किया। तो ये कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो ये तो हुआ कहानी का फिल्म भाषा में अनुवाद, या कविता का फिल्म भाषा में अनुवाद। जैसे मैंने पूर्ण नारायण की कविताओं पर जो फिल्में बनाई हैं, तो मुझे ये लिखना पड़ा एक आर्टिकल, वो भी भारत के बाहर विश्व के एक प्रकाशन से छप के आने वाली है। तो ये जो अनुवाद मैंने किया, इस अनुवाद का प्रोसेस क्या था कि उनकी कविताओं को मैंने फिल्म का रूप दिया, ये भी तो अनुवाद है। लेकिन आपके प्रश्न में यह है कि जब हम बांग्ला से हिंदी या रशियन लैंग्वेज से हिंदी या जर्मन से हिंदी पढ़ते हैं, तो वो उस पर ज्यादा फोकस है आपका प्रश्न, ऐसा मुझे लगा। उसके बारे में मैं बता रहा था कि हिंदी में अनुवाद पिछले 2-3 दशकों में अच्छे नहीं हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता रहा है। इसके दो कारण मुझे लगता है कि निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, अग्गे के बाद की पीढ़ी में जो लोग हिंदी के लेखक आए हैं या कवि आए हैं, उनके पास शायद दो प्रकार की गलतफहमियां हैं। एक गलतफहमी यह है कि मुझे हिंदी लिखने आता है, मतलब जो हिंदी अच्छी लिख सकता है वो लेखक हो गया। दूसरी गलतफहमी है कि मुझे दो भाषा आती है, एक उड़िया और एक हिंदी, या एक बांग्ला और हिंदी। ये दो गलतफहमियों से अनुवाद नहीं होता है। निर्मल वर्मा ने जो चेक साहित्य का अनुवाद किया है वो बहुत अच्छे है। तो फिर उसी चेक साहित्य का जब दूसरे लोग अनुवाद कर रहे हैं तो अच्छा क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि अनुवादक से पहले अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति है वो लेखक अच्छा है, तब ऐसा हो पाए। ये वैसे ही है जैसे कि अगर फिल्म की समीक्षा जो हिंदी के फिल्म समीक्षकों ने अब तक की है पिछले 40-50 सालों में, तो वो बिल्कुल अर्थहीन, निस्सार और बोगस है। जबकि निर्मल वर्मा या कुंवर नारायण ने जो फिल्म की समीक्षा की है वो उत्कृष्ट है। इसका मतलब है कि फिल्म की समीक्षा के लिए फिल्म समीक्षक नहीं चाहिए, लेखक चाहिए, जिसके पास एक अंतर्दृष्टि हो। ठीक उसी तरह से जे कृष्णमूर्ति के एक वक्तव्य का अनुवाद निर्मल जी से कराया गया था बनारस में। वो अब तक जितने भी जे कृष्णमूर्ति के साहित्य का हिंदी अनुवाद है उसमें सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब है कि अनुवादक को बहुत अच्छा लेखक होने की जरूरत है, एक अंतर्दृष्टि के साथ। हम वल्लभ सिद्धार्थ का जब अनुवाद पढ़ते हैं सार्थ का या कामुक का, बहुत अच्छा लगता है। उसी अल्बर्ट कामुक का जब हम सारे नाटक पढ़ते हैं शरद चंद्र का, तो एक भी अच्छा नहीं लगता है। राजेंद्र यादव ने तो और भी कमाल कर दिया है। उन्होंने एंटन चेखव का जो चेरी ऑर्चर्ड है, चेरी की बगिया,
उस नाटक का अनुवाद किया है, उसमें अपनी ओर से ही काफी कुछ जोड़ दिया है। जैसे सत्यजीत रे ने फिल्म में काफी कुछ जोड़ा। अच्छा, ये शतरंज के खिलाड़ी हो या नर्स भी हो, उन्होंने अपनी ओर से जोड़ा जो कि चेखव में दिखाई नहीं है। तो मेरे पास इधर के 2 ढाई 3 दर्शकों में ये धारणा बनी है कि हिंदी में अच्छा अनुवाद नहीं हो रहा है। ये मैं उन उन अनुवादों को देख के ये धारणा मेरे अंदर बनी, जब साहित्य अकेडमी ने रविन्द्रनाथ के पूरे साहित्य का केंद्रीय अनुवाद किया और सब अर्थहीन है, एक भी पठनीय है, पढ़ने लायक, जिसमें हजारी द्विवेदी जी का भी अनुवाद शामिल किया गया है। वही दूसरी ओर जो वल्लभ सिद्धार्थ को मैं पढ़ता था विदेशी साहित्य का अनुवाद, वो बहुत अच्छा होता था, वो भी अब अच्छा नहीं हो रहा है इधर 2 3 दशकों में। तो ढूंढा कि क्या कारण है। एक तो पहला कारण ये समझ में आया कि अनुवादक को पहले एक अंतर्दृष्टि से युक्त लेखक होना है, सिर्फ अनुवाद या 2 भाषा जानने से नहीं होगा। दूसरी, अचानक मेरी निगाह गई कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रूसी विभाग है, और उस विभाग के एक प्रोफेसर ने चेखव की कहानियों का अनुवाद किया है, और उसी विभाग के एक दूसरे प्रोफेसर ने भी चेखव की कहानियों का अनुवाद किया। सॉरी, चेखव का नहीं, आधुनिक रूसी लेखकों का अनुवाद किया। तो चेखव की कहानी का जो अनुवाद हुआ है उसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उसी विभाग से, वो अच्छा नहीं हुआ है। और उसी विश्वविद्यालय के उसी विभाग से जो रूसी कहानी का अनुवाद हुआ है आधुनिक लेखकों का, वो बहुत अच्छा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से 10 साल हमारे भारत के एक विद्वानी कहेंगे सुरेश ऋतुपाण, वो 10 साल जापान में रहे और वहाँ की लोक कथाओं का हिंदी अनुवाद किया 10 साल रहने के बाद। इसके लिए उन्होंने बताया कि उन्होंने जापानी भाषा तो जानी, लेकिन जापानी लोक कथाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़ा, और अंग्रेजी अनुवादकों की मदद ली, जापानी नहीं, अंग्रेजी अनुवादकों, और बहुत जिसको कहा जाए सोच समझ कर उन्होंने अनुवाद किया। और सारी कहानियां, लगता है कि हमारी अपनी कहानियां, बस नाम जापान के, क्योंकि अनुवाद का सबसे अच्छा, अनुवाद की परिभाषा यही बनाई जा सकती है कि अनुवाद को पढ़ के लगे कि ये लेखक ने इसी भाषा में या हमारी अपनी भाषा में वो कहानी कही है। ये अब तक की ये परिभाषा मेरी बनाई हुई, और ऐसा मेरे ख्याल से विश्व के सभी लेखक ऐसा ही कहेंगे। लेकिन एक अंतिम परिभाषा भी बनाई जा सकती है अनुवाद के बारे में, जैसे कि मैंने कुछ अच्छे अनुवाद के भी उदाहरण दिए अभी के। सुरेश ऋतुपर्ण ने जो लोक कथा का अनुवाद किया है, वही राधुका प्रकाशन ने जो रूसी लोक कथा का अनुवाद किया है, वो बहुत अच्छा नहीं है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा किया, वो बहुत अच्छा नहीं है। जो पाठक है उसको पढ़ने की जो इसकी इंटेंसिटी है, वो उसमें से सब्सटेंस को ले ले, ये अलग बात है। हमने उसमें से चीजों को ले लिया है, पर ये भाषा अच्छी नहीं है। तो लेकिन चेखव की कहानियों का अनुवाद, या और भी बहुत, जैसे फ्लॉबेयर वगैरह का भी अंग्रेजी में ही अनुवाद हुआ, जो फ्रेंच राइटर है, मोपासा का भी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, शेक्सपियर का हुआ है, जर्मन लेखकों का हुआ है। अंग्रेजी में लिखने वाले लेखक हैं वो अलग बात है, लेकिन जो दूसरी भाषाओं पे, विशेषकर जर्मन और फ्रेंच लेखक, उनका तो अंग्रेजी अनुवाद हुआ, फिर हिंदी अनुवाद हुआ है। तो इन सबको कैसे सुलझाया जाए, उसके लिए मुझे लगता है कि वो जो शुरुआत मैंने की थी एक रूपक से, वो ये कि जैसे हवा गुलाब की गुलाब का जो फूल है उसे खुशबू लेकर आगे बढ़ जाती है, और उससे थोड़ी दूरी पर खड़े आदमी को उसकी जो खुशबू मिली उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो जिसको अच्छा लगता है वो अनुवाद पढ़ रहा है, और जो अनुवादक है उस हवा के अनुसार, उसको वायु के अनुसार होना चाहिए जो उसी खुशबू को लेके आगे बढ़ा। ऐसे में गुलाब वही रह गया, लेकिन गुलाब की खुशबू में कमी नहीं है। मतलब मूल जो गुलाब है, मूल जो रूसी भाषा में चेखव ने लिखा है, वो खुशबू वही भी रह गई। हवा जो खुशबू को लेके आगे बढ़ गई और हमें मिली, जो वही सेम खुशबू है, लेकिन उसका अब अनुवाद हो चुका है, उसका जो देश काल बदल गया है। मैं वहीं पर नहीं खड़ा हूँ गुलाब के पास। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सटीक रूपक होगा इस अनुवाद को समझाने के लिए, क्योंकि विषय इतना बड़ा है, इतना कठिन है, इतना जटिल है, और इस पर अनुवाद के विशेषज्ञों ने इतने प्रिंसिपल्स बना दिए हैं कि अनुवाद के लिए आपको इन बात का ध्यान रखना चाहिए, वो भी सही है। लेकिन मुझे लगता है कि एक साधारण सी परिभाषा भी होनी चाहिए, जो कि पहले ये बताई गई थी कि
लगे कि ये हमारी भाषा में लिखा गया है, लेकिन इससे मामला सुलझ नहीं रहा। हमारी भाषा में बताने के लिए भी काफी उसके आंतरिक लय की बात हो रही है कि रिदम को पकड़ा जाए, फिर भी बात नहीं बन पा रही। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये उदाहरण ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि ये जो उदाहरण है खुशबू वाला, ये मैंने गीता से लिया है। गीता में भगवान ने इसको, इस उदाहरण को दिया है कि इसका तुम जहां मर्जी उपयोग करो। और गीता में भगवान इसको ये बता रहे हैं कि किसी तरह से अपने मन और इंद्रियों को लेकर के जीव आगे बढ़ जाता है, देह रह जाती है, जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं। फिर वो उसी खुशबू के साथ, वो जो वायु खुशबू को लेके आगे बढ़ा है, तो उसी खुशबू के साथ जीवात्मा दूसरा शरीर लेके आता है, और फिर उसी मन और इंद्रियों को छोड़ देता है। फिर वो सारे संसार को, जगत को वो एक्सपीरियंस करता रहता है। इस अर्थ में उन्होंने बताया है। लेकिन मैंने उनकी इस उदाहरण को भगवान के चुरा करके अनुवाद वाले विषय पर भी फिट किया, तो बिल्कुल फिट बैठ गया। अब फिट बैठा कि नहीं, ये आप बताएंगे। बिल्कुल फिट बैठा, बहुत अच्छा लगा। कि सचमुच ये अनुवादक को एक किसी हवा जैसे ही होना चाहिए, जो किसी भी चीज को अनुवाद कर रहा है, अगर गुलाब का फूल हो या चमेली का फूल हो या कोई भी फूल हो, उसकी खुशबू सेम रहे और आगे जो व्यक्ति खड़ा है, जो पढ़ेगा अनुवाद, उसको मिले। और इस चीज के लिए मैं आपको दाद देती हूँ कि आप उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं। मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अनुवाद के रेफरेंस में इतना अच्छा उदाहरण देके समझाया जा सकता है। पहले वही उदाहरण सही लग रहा था कि जब हम किसी भी चीज को पढ़े, पीस को पढ़े, चाहे पोइट्री, पोयम, कुछ भी हो, स्टोरी, तो ऐसा ही लगे कि जैसे इसी भाषा में लिखा गया। पहले जब आपने ये बात कही तो मुझे लगा कि हाँ यही अप्रोप्रिएट है, लेकिन जब आपने ये बात कही तो मुझे लगा कि नहीं, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट यही है कि वो जो कहना चाहिए खुशबू है, जस्ट है, वो सेम रहे। कि जब आदमी उस गुलाब के फूल को नहीं देख रहा है तो भी जब पढ़ रहा है या उसको खुशबू आ रही है तो उसको लग रहा है कि हाँ ये गुलाब के फूल की खुशबू है या चमेली के फूल फूल की खुशबू है, जो भी है। तो ये बहुत अच्छा लगा। और पूरे विषय पर जो आपने समझाया वो तो अच्छा है इसमें ही। एक चीज जी। इसमें एक चीज और जोड़ी जा सकती है कि जो लोग अनुवाद करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उसका अनुभव लेना चाहते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि वाह, बंगला में इतनी अच्छी कहानी है, इसको क्यों नहीं हिंदी में किया जाए, ऐसा मन करता है। तो ये बात तो सही है फ्लॉवियर की, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर कोई जानता नहीं कि उसकी डिक्शनरी में अच्छा अनुवादक होना है, ऐसे में उसको एक यंग अनुवादक को ये ध्यान देना चाहिए कि किस भाषा ने दूसरी भाषाओं से कितने अधिक शब्द लिए। जैसे हमने प्रेमचंद का उदाहरण शुरू में दिया था कि हिंदुस्तानी भाषा में लिखा और उससे रीडरली टेक्स्ट बना। तो रीडरली टेक्स्ट उसे कहते हैं जहाँ पर पाठक के लिए एक फ्लो, लिखने का फ्लो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, क्योंकि लिखने का फ्लो तो उसे किया ही है, तभी तो वो रीडरली टेक्स्ट होता है। इसलिए बहुत सारे शोध कार्य जब छपते हैं यूनिवर्सिटीज के, तो वो बिल्कुल पठनीय नहीं होते। तो पठनीय बनाने का काम तो लेखक ही कर दिया, लेकिन जब रीडर पढ़ रहा है तो उसके पास एक फ्लो आ गया। वो सब लेखकों के साथ नहीं होता, प्रेमचंद के साथ हुआ। लेकिन प्रेमचंद के कोई ध्यान में रख के ये कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा ने जितने शब्द उर्दू से ग्रहण किए हैं, उतना उसने संस्कृत से ग्रहण नहीं किए। इसलिए प्रेमचंद के आगे कोई ऐसा साहित्यकार हमें दिखता नहीं हिंदी में जो उसी कोटि का हो। वहीं उसी दौर में जब हमारे देश में हिंदुस्तानी भाषा प्रचलन में थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बांग्ला ने संस्कृत से काफी शब्द लिए। फ्रेंच से शब्द गए हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी से गए हैं, ठीक है, लेकिन संस्कृत से भी दिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत दूर तक न जाए, आपको कोई अगर बंगाली मित्र है बंगाल में, कैलकाटा की तरफ, तो उससे अगर उसका वो एंगेज आपको मिलेगा, तो एक रिकॉर्डेड वॉइस आता है ना, जैसे हिंदी में होता है कि आप जिसको कॉल कर रहे हो वो व्यस्त है, दोबारा कॉल करिए, ये आता है हिंदी में, इंग्लिश में भी आता है। लेकिन जब बंगला में बंगाली मित्र को करेंगे तो उसके वहां से बांग्ला में बोलेगा, हिंदी इंग्लिश में बोलेगा। तो उसमें बोलेगा कि आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो भी दूसरे फोन पर व्यस्त है, आप पुनराय करिए, आप कॉल पुनराय करिए। पुनराय शब्द की कठिन हुआ ना हिंदी में, जबकि पुनराय शब्द बंगाली लोग यूं ही बोलते हैं, और ये संस्कृत का शब्द है, मैंने फिर से करिए। अब पुनराय शब्द जब अगर हम हिंदी में बोलने जाएंगे तो तब बोलेंगे ये पुनराय क्या है। पुनरागमन जानते हैं, पुनरावृत्ति जानते हैं,
क्योंकि प्रचलन में नहीं है, यानी हिंदी ने लिया नहीं है, बांग्ला ने लिया है, इसलिए रिकॉर्डिंग मशीन पर दिया गया है और साधारण लोग भी बोलते हैं। ऐसे ही साधारण तौर पर बोलने वाले बहुत शब्द हैं बांग्ला में, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम में भी होंगे, हाँ, और मराठी में भी है। इससे भी संस्कृत से खूब शब्द लिए, मराठी में भी है। बांग्ला में ऐसे बहुत शब्द हैं जिसको पढ़े लिखे लोग जो नहीं है वो भी बोलते हैं और बहुत ही सहज बोलते हैं। जैसे एक शब्द है अवान्तर। आप जैसे घर में कभी कभी बच्चों को या किसी को बोलते होंगे कि फालतू मत बोलो, उसको बंगाली लोग बोलते हैं कि अवान्तर मत बोलो। और उसमें ये नहीं बोलते जैसे देखो मैं कितना कठिन शब्द बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, या मैं कितना अच्छा, इतनी अच्छी बांग्ला बोल रही हूँ, ये बात नहीं होता है। काम करने वाली भी बोलती है और झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली भी बोलती है, अवान्तर शब्द से परिचित है। तो हमारे यहाँ थिएटर का एक बहुत बड़ा सेक्ट है, वो है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, जिसमें सर्वाधिक नोबेल प्राइज मिले हैं। और इसका हिंदी अनुवाद हुआ है ऊल जलूल का रंगमंच। तो इसकी ध्वनि मुझे पसंद नहीं आई। तो एब्सर्ड का जो मतलब होता है वो ऊल जलूल का होता है, वही अवान्तर का भी मतलब होता है। तो मैंने एक बार निर्मल जी से व्यक्तिगत रूप से घर पे बोला कि मैं इसका अनुवाद अगर अवान्तर रंगमंच करूँ तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने तुरंत बोला कि देखिए इसकी ध्वनि भी कितनी अच्छी है, अर्थ तो अच्छा है ही है, साउंड भी अच्छा, अच्छा साउंड कर रहा है। तब से मैंने आज तक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के लिए अवान्तर रंगमंच लिखा। तो शब्द को ग्रहण करना भी आना चाहिए, जो हिंदी ने कम किया नहीं किया है, बल्कि और दूसरे बाद में जो कवियों ने कुछ कुछ किया, भवानी प्रसाद मिश्र, अशोक वाजपेयी आदि आदि लोगों ने, इन लोगों ने एक तरह से संस्कृताइज्ड हिंदी भी लिखी जो पढ़ने में बहुत अच्छा लगे। तो सिर्फ संस्कृत ही नहीं, संस्कृत तो मूल भाषा है, हिंदी भाषा को अन्य भाषाओं से भी शब्द ग्रहण करना चाहिए। इस वजह से भी हिंदी में शब्द या अनुवाद अच्छे नहीं होते। इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के जब आप अनुवाद कर रहे हैं तो वो अनुवाद पठनीय इसीलिए नहीं हुए क्योंकि आपने शब्द ग्रहण संस्कृत या बांग्ला से नहीं किया है हिंदी। दरअसल बहुत अच्छी बात कही आपने कि शब्द ग्रहण कर लेते से इंग्लिश से तो बहुत सारे वर्ड ग्रहण किए हैं लोगों ने, आम बोलचाल की भाषा में तो हम वैसे यूज करते ही हैं। पर जैसे स्टेशन है या आजकल लोग कहते हैं लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स हैं, तो इस तरीके का, पर वो बोलचाल तक ही सीमित है। ये आपका कहना सही है कि और भाषाओं से भी हिंदी में अगर शब्द दिए जाएं तो अनुवाद वास्तव में बहुत अच्छा होगा। पर सबसे अच्छी बात वो हवा वाली लगी और खुशबू वाली लगी, उसके लिए आपका हम बार बार धन्यवाद देते हैं और बहुत खुशी से देते हैं। बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो मित्रों, आपने भी जाना कि अगर अच्छा अनुवाद करना चाहते हैं आप, या अगर कोई अच्छा अनुवादक बनना चाहता है, तो ये बात जरूर ग्रहण करें कि एक हवा जैसा खुशबू लेकर चलिएगा। तो गौतम जी, आज के अंक के लिए आपका हमारी ओर से और हमारे तमाम दर्शक मित्रों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मेनका जी, अभिनंदन। आनंद आनंद।